ओके, सो लिटरेरी सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है और आज हम करने वाले हैं एफ लेटर से जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं। पहला है आपका फॉलोइंग एक्शन। देखिए, जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं, स्टोरी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक राइजिंग एक्शन होता है, एक क्लाइमैक्स होता है और फिर एक फॉलोइंग एक्शन होता है। तो ये फॉलोइंग एक्शन है। द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द स्टोरी इज अ सेक्शन ऑफ द प्लॉट फॉलोइंग इज अ सेक्शन ऑफ द प्लॉट फॉलोइंग द क्लाइमैक्स। तो देखिए, ये रहा राइजिंग एक्शन, फिर यहाँ पे है क्लाइमैक्स, फिर ये है फॉलोइंग एक्शन। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फॉलोइंग एक्शन। तो ये वो पार्ट है ना, क्लाइमैक्स के बाद वाला पार्ट है इन विच द टेंशन स्टेमिंग फ्रॉम द स्टोरीज सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीजेस। तो जो अब तक जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हीरो और विलन के बीच में, वो अब थोड़ा सा सेटल हो रहा है ना। विलन मर चुका है ना, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। सो अब ये एंडिंग स्टेटमेंट है, बेसिकली रेजोल्यूशन है। ठीक है। So, in which the tension stemming from the story's central conflict decreases and the story moves forward toward its conclusion. For instance, the traditional good versus evil story, like many superhero movies, does not end as soon as the force of evil has been thwarted. Rather, there tends to be a portion of the story in which the hero must restore regular order of the world, clean up the mess they made, और मेक अ रिटर्न जर्नी होम। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो क्लाइमैक्स के बाद जो भी बचता है वो सब फॉलोइंग एक्शन में आता है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट इज फिगरेटिव लैंग्वेज। तो ये तो आपको पता ही है ना, फिगर ऑफ स्पीच वाला जो लैंग्वेज है जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, दैट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, है ना। लिटरल लैंग्वेज से अलग है ये। फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स और यूजेस फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाता है। व्हेन पीपल यूज द टर्म फिगरेटिव लैंग्वेज, हाउएवर, दे ऑफन डू सो इन अ स्लाइटली नैरोअर वे। इन दिस नैरो डेफिनेशन, figurative language refers to language that uses words in a way that deviate from the literal interpretation to achieve a more complex and powerful effect। ठीक है ना। देखिए, इसीलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना पाए। वो लिटरल सेंस में नहीं लेने के लिए है ना। अगर हम कोई जैसे बोल रहे हैं कि शी इज़ एज प्रिटी एज द सन, यहाँ पे ये लिटरल नहीं है, ये फिगरेटिव है। आप अगर इसको लिटरल लोगे तो आप गलत सोच रहे हो। सो दैट इज समथिंग। फिगर ऑफ स्पीच अगर किसी भी जगह पे आ रहा है तो वो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है ना। द वी ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फोकसेस ऑन द यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्ले विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, और बाकी तो हम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना। तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज था जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, और ये है फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है? A figure of speech is a literary device in which language is used in an unusual or figured way in order to produce a stylistic effect, है ना। तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि एक इफेक्ट निकल के आए ना। वो लिटरल ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं शो करता, वो शो करता है फिगरेटिव मीनिंग, है ना। फिगर ऑफ स्पीच कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू मेन ग्रुप्स। पहला है फिगर्स ऑफ स्पीच दैट प्ले विद द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड। ये मीनिंग के साथ है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड्स के साथ ये रिलेशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटाफर रख लीजिए, सिमली रख लीजिए, हाइपरबोल रख लीजिए। तो एक तो ये है सो ना, एक है मीनिंग के ऊपर। एक फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसका पूरा का पूरा असर किसके ऊपर है? मीनिंग के ऊपर, है ना, कि मतलब क्या है, क्या समझे आप। एंड फिगर ऑफ स्पीच, और जो दूसरा है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच दैट प्ले विद द ऑर्डिनरी अरेंजमेंट और पैटर्न इन विच वर्ड्स आर रिटन। ठीक है ना। तो एक फॉर्म बेस्ड है और एक मीनिंग बेस्ड है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो अलिट्रेशन उसमें आता है, कोनोटेशन उसमें आता है ना, सॉरी, अलिट्रेशन आता है, एसोनेंस आता है, कॉन्सोनेंस आता है, एलिप्सिस आता है, कैस्टोरा आता है, एंटीथेसिस आता है। ये फॉर्म बेस्ड है, इसमें मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो मेटाफर, इसमें मीनिंग आता है ना। सिम्बली, हाइपरबोल, ओ अंडरस्टेटमेंट, है ना। जो ये है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम लोग मीनिंग खोजते हैं, मीनिंग को देखते हैं, ना कि फॉर्म को। सो दो तरह के होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, एक फॉर्म बेस्ड और एक मीनिंग बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट कैरेक्टर। हम ऑलरेडी आई गेस राउंड या डायनामिक कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। ये है फ्लैट कैरेक्टर। कैरेक्टर इज सेड टू बी फ्लैट इफ इट इज़ वन डायमेंशनल। ठीक है ना, और लैकिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। सिंगल ट्रेट से आप बोल सकते हो, आप एक ट्रेट यूज़ करोगे, एक वर्ड, एक एडजेक्टिव देख के ही आप खत्म कर सकते हो कि ये यही है, उसका पूरा पर्सपेक्टिव वही है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, typically flat characters can be easily and accurately described using one single word। एक वर्ड में आप खत्म कर दोगे, है ना, उसका पूरा का पूरा, है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर अपने जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी में एक बुली रहता है, उसका काम बुली ही है, बुलिंग ही है, हम उसके कैरेक्टर को बहुत एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, हम बस उसको ऐसे जानते हैं कि ये एक बुली है, ठीक है ना, तो दैट इज़ अ फ्लैट कैरेक्टर. Or in one short sentence, like a naive and idealistic school teacher with a fragile heart of gold. The important thing about flat characters is that they never transcend or break with the formula that defines them. तो अगर वो बुली है तो वो बुली ही है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इंटरनल चेंज नहीं आने वाला, वो पूरे नॉवल के थ्रू, बुक के थ्रू बुली ही रहेगा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फोर शेडोइंग. फोर शेडोइंग क्या है? फोर शेडोइंग है कि कोई चीज़ का होने से पहले ही एक एक ट्रेमर देना कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है ना. जैसे वन पीस, अगर आप वन पीस फैन है तो आपको पता है फोर शेडोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वन पीस का. तो क्या होता है कि कोई चीज़ जब तक घटा नहीं है उसके इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाना कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ घट सकता है. Foreshadowing is a literary device in which authors hint at plot developments, ठीक है ना, जो बाद में होने वाला है, that don't actually occur until later in the story. So बाद में होने वाला है, ठीक है ना. Foreshadowing can be achieved directly or indirectly by making explicit statements or leaving subtle clues about what will happen later in the text. The Russian author Anton Chekhov, तो ये एंटोन चेखव का बहुत ही फेमस है ये ना. He summarized foreshadowing when he wrote, if you say in the first chapter that there is a rifle hanging on the wall, है ना, अगर देखिए अगर आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए. तो अगर आप बोलते हैं कि एक राइफल हैंग कर रहा है हमारे रूम में, इन द सेकेंड और थर्ड चैप्टर इट मस्ट एब्सोल्युटली गो ऑफ, है ना, मतलब उसका यूज़ होना चाहिए, सेकेंड या थर्ड में वो चलना चाहिए, वरना आपने उसको क्यों मेंशन किया है ना. सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गन इन द वॉल, इन अदर वर्ड्स, शुड फोरशैडो इट्स लेटर यूज, ठीक है, कि बाद में वो पक्का चलेगा. नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल वर्स. फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स हम लोग दो चीज़ देख चुके हैं. नहीं फ्री वर्स हमने देखा नहीं है, वो हम देखेंगे. ब्लैंक वर्स हम देख चुके हैं, ठीक है ना. ओके, फॉर्मल वर्स क्या होता है? फॉर्मल वर्स इज अ नेम गिवन टू द राइम्ड, ठीक है ना, तो राइम स्कीम है. पोएट्री दैट यूजेस स्ट्रिक्ट मीटर, अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. दिस 2-line poem by Emily Dickinson is formal verse because it rhymes and its lines contain the same number of syllables, that is 10, with a stress pattern of unstressed and stressed syllable. मतलब ये है iambic pentameter, है ना. iambic तो अब तक पता नहीं बट pentameter तो है ना, क्योंकि 10 syllable है. और सॉरी iambic भी है ना. सो iambic pentameter, iambic मुझे कैसे पता चला? क्योंकि unstressed और stressed syllables है ना, द सेम स्ट्रेस पैटर्न ऑफ unstressed and stressed syllable, तो ये iamb है और 10 syllable है, सो pentameter है. In this short life that only lasts an hour, how much, how little is within our power, ना, एमिली डिकिंसन का एक पोएम है. सो स्ट्रिक्ट मीटर क्या है? फॉर्मल वर्स क्या है? एक स्ट्रिक्ट मीटर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मीटर होना चाहिए, और राइम स्कीम होनी चाहिए. चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट वन विच इज़ फ्री वर्स. फ्री वर्स क्या होता है? आप पूरा ही फ्री है, इसमें ना कुछ नहीं है. फ्री वर्स इज द नेम गिवन टू द पोएट्री दैट डज नॉट यूज एनी स्ट्रिक्ट मीटर, कोई भी मीटर नहीं है, एंड और राइम स्कीम, ठीक है ना. तो इसमें राइम स्कीम भी नहीं है, इसमें मीटर भी नहीं है, ठीक है. अगर राइम स्कीम नहीं है बट मीटर है तो ब्लैंक वर्स है. अगर दोनों ही नहीं है तो फ्री वर्स है. अगर दोनों ही बहुत ही स्ट्रिक्टली है तो फिर फॉर्मल वर्स है, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है. चलिए, free verse is a name given to the poetry that does not use any strict meter or rhyme scheme because it has no set meter. Poems written in free verse can have any lengths, can have lines of any length from a single word to a much longer, ठीक है ना. अब इसका एग्जांपल देखिए, विलियम कार्लोस विलियम्स का एक शॉर्ट पोएम है, द रेड व्हीलबैरो इज रिटन इन फ्री वर्स. इट रीड्स, सो मच डिपेंड्स, यहाँ पे लाइन खत्म है, सो मच डिपेंड्स अपॉन अ रेड व्हील barrow glazed with rain water beside the white chickens. देखिए यूजुअली जब हम ये यूज़ करते हैं फ्री वर्स, हम बेसिकली हर एक वर्ड को ना जो जिसको हमने अलग करके रखा हुआ है उसका एक स्पेशल मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं ना, कि वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये शो कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ देयर. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच. एच हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है. एच से है हमर्शिया, जी से कोई है नहीं यहाँ पे ना. सो नेक्स्ट है हमर्शिया. हमर्शिया क्या होता है? हमर्शिया इज अ लिटरेरी टर्म दैट रिफर्स टू अ ट्रैजिक फ्लॉ, है ना. ट्रैजिक फ्लॉ जो यूजुअली प्रोटैगनिस्ट के अंदर होता है उसे हम हमर्शिया कहते हैं, जिसकी वजह से उसका पतन होता है ना. दैट इज अ ट्रैजिक फ्लॉ. ट्रैजिक फ्लॉ और एरर दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल, है ना. एक पर्सन में एक कमी या एक ट्रैजिक फ्लॉ जिसकी वजह से उसका पतन हो जाएगा, उसका लाइफ रूइन हो जाएगा, दैट इज हमर्शिया. In the novel Frankenstein, Victor Frankenstein's arrogant conviction that he can usurp
the roles of God and can create this person, this monster जो फ्रैंकनस्टाइन्स monster के नाम से जाना जाता है, is leads him to his downfall, है ना. In nature in creating life directly leads to the ruinous consequences for him, making it an example of Hamartia. Similarly अगर आप हेमलेट की बात करें तो indecision would be a good Hamartia, है ना, कि वो indecision की वजह से एंड तक जो है बातें जाती है, इतने सारे लोग मरते हैं एटसेट्रा, टू बी एंड नॉट टू बी. ओके, नेक्स्ट इज ह्यूब्रिस. ह्यूब्रिस क्या है? ह्यूब्रिस इज एक्सेसिव प्राइड. आपने देखा होगा कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर बहुत प्राइड भरा होता है. सो दैट इज ह्यूब्रिस रिफर्स टू एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, विच ड्राइव्स अ पर्सन टू ओवरस्टेप लिमिट्स इन अ वे दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल. इन ग्रीक माइथोलॉजी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इकरस वाला. द लेजेंड ऑफ इकरस इन्वॉल्व्स द आइकॉनिक केस ऑफ ह्यूब्रिस. इकरस जो है, ही इज गिवन आर्टिफिशियल विंग्स, लेकिन ये वैक्स से बना हुआ है, सो मोम से बना हुआ है, ठीक है ना, एंड फेदर्स सो दैट ही कैन फ्लाई, अ सुपर नेचुरल फीट. लेकिन बट ही इग्नोर्स हिज फादर्स वार्निंग एंड फ्लाइज टू क्लोज टू द सन, ना, वो सन के बहुत पास उड़ता है. अब देखिए मोम है तो गलेगा ही, मेल्टिंग हिज विंग्स एंड ड्राउनिंग हिम इन द ओशन, वो सीधा गिरता है, यू नो, ओशन में. तो ये रहा ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड. नेक्स्ट इज हाइपरबोल, है ना, किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना. हाइपरबोल इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच द राइटर और स्पीकर एग्जैजुरेट्स, एग्जैजुरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजुरेट्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. Hyperbolic statements are usually quite obvious exaggerations intended to emphasize a point rather than be taken literally. तो figurative language है, literally नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल इन द हाइपरबोलिक स्टेटमेंट माई बैकपैक weighs a ton. अब देखिए सिंपल सी बात है, किसी का भी बैकपैक एक टन तो वेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि लिटरल मीनिंग नहीं है ना, फिगरेटिव लैंग्वेज है. सो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बैकपैक है वो बहुत ही भारी है. द स्पीकर डज नॉट एक्चुअली थिंक्स दैट द बैकपैक weighs a ton, नॉर डज ही और शी इंटेंड द लिसनर थिंक्स सो, है ना. वो भी ये नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि उसका वो एक टन का है, उसका मतलब ये है कि भारी है. द बैकपैक वेयरर सिंपली वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट थ्रू द यूज ऑफ हाइपरबोल दैट ही और शी इज कैरिंग अ हैवी लोड, वेरी हैवी लोड. चलिए नेक्स्ट है हमारा आई. आई से पहला वर्ड है ईएम, पहला टर्म है ईएम. अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ईएम्पिक पेंटामीटर, ये उसका शुरुआती वो है ईएम. ईएम क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल का एक कॉम्बिनेशन होता है. एंड ईएम इज अ टू सिलेबल metrical pattern, ना, जिसे मीटर कहते हैं. metrical pattern in poetry in which one unstressed syllable is followed by a stressed syllable. So एक unstressed is followed by a stressed. The word define is an IM, है ना, क्योंकि define और D जो है वो unstressed है. With the unstressed syllable of D followed by the stressed syllable fine, define, तो iambic. नेक्स्ट है इडियोम. क्या होता है? एक सेकंड देखिए, लेट मी सी. नहीं, अभी तो बहुत टाइम है. ओके, सो इडियोम. एन इडियोम इज अ फ्रेज दैट कन्वेज अ फिगरेटिव मीनिंग. ये एक फिगरेटिव मीनिंग को कन्वे करता है दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन सोलली ऑन अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ द फ्रेज. जहाँ पे आपको फिगरेटिव लैंग्वेज की ज़रूरत है ताकि आप वो मीनिंग कन्वे कर पाए. फॉर एग्जाम्पल, saying that something is beyond the pale is an idiomatic way of saying that it is improper or over the line, है ना. But you would only know that if someone had explained it to you or if you had been able to infer its meaning based on the context. आपको idiom की पूरी लिस्ट दे रखी है. अगेन सिर्फ वो पढ़ के आप ये नहीं मतलब आपको नहीं मिलने वाला ये कि इसका आंसर यही है. सो इडियम्स आपको यूजुअली ना पढ़ने पड़ते हैं. ओके, बट देन ये तो आपको पता ही है. नेक्स्ट है इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? जो हम लोग वर्ड्स के थ्रू जो एक पिक्चर पेंट करते हैं, जब हम कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो पिक्चर पेंट हो रहा होता है कि अच्छा हाँ, दैट इज़ द इमेजरी, है ना. हम जो इमेज देख रहे होते हैं पोएम पढ़ के. Imagery in any sort of writing refers to descriptive language that engages the human senses. For instance, the following lines from Robert Frost's poem After Apple Picking contains imagery that engages the senses of touch, movement, and hearing. I feel the ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load
ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग। नोटिस कीजिए जब ये पढ़ रहा होगा ना, आई फील द लैडर स्वे एज द बाउस बेंड, आपके मन में ना एक इमेज बन रहा है, ये अच्छा 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 है ना, जो लैडर है ये लैडर ये स्वे कर रहा है, और बाउस जो है वो थोड़ा थोड़े बेंड कर रहे हैं ना, बिकॉज भार पड़ रहा है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेरेबिन, और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है सेरेबिन से, रम्बलिंग साउंड, वो ऐसे साउंड। तो ये देखिए एक पिक्चर पेंट कर रहा है आपके सामने ना, आपके मन के अंदर एक पिक्चर पेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इमेजरी। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनल राइम। राइम देखिए, राइम तो आपको बताइए राइम स्कीम है ना, राइम करना, लेकिन ये बाहर नहीं है, एंड लाइक एंड राइम नहीं है ना, ये मिडिल में कहीं पे है। सो इंटरनल राइम, द इंटरनल राइम इज अ राइम दैट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द लाइन्स ऑफ पोएट्री इंस्टेड ऑफ एट द लाइन्स एट द एंड्स ऑफ द लाइन्स। A single line of poetry can contain internal rhyme with multiple words in the same line rhyming. Sorry. The same line rhyming, or the rhyming words can occur across multiple lines. Example दे रखा है, I drove myself to the lake, I dove into the water. तो drove है ना, I drove myself to the lake and dove into the water. So drove. तो ये एक इंटरनल राइम है। नेक्स्ट है आपके पास आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है कि इट्स अ डिवाइस, इज अ लिटरली डिवाइस और इवेंट in which how things seem to be is in fact very different from how things actually are, है ना। तो कैसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, बट क्या हो गया, ये इसमें डिफरेंस है, इसमें कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है ना। आयरनी इज अ ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासेस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आयरनी, ठीक है ना, दैट इनकम्पासेस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरनी, ईच विद देयर ओन स्पेसिफिक डेफिनेशन। पहला है वर्बल आयरनी, दूसरा है ड्रामेटिक आयरनी, और तीसरा है सिचुएशनल आयरनी। इसमें से ड्रामेटिक आयरनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि क्या हो रहा है स्टेज पे, बट स्टेज वालों को नहीं पता, जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता। सो वर्बल आयरनी इसमें बाकी है, वो हम आगे करेंगे। तो इसे कहते हैं आयरनी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल यूज द वर्ड आयरनी, दे आर एक्चुअली रिफरिंग टू वन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयरनी। ये 3 है, सिचुएशनल, वर्बल और ड्रामेटिक। सो बेसिकली क्या हमें लग रहा है होगा, बट देन क्या हो गया, दैट इज आयरनी। नेक्स्ट इज जक्सटापोजिशन, जे का ये है। जक्सटापोजिशन अकर्स व्हेन द ऑथर प्लेसेस टू थिंग्स ना, 2 चीज़ें साइड बाई साइड एज अ वे ऑफ हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस, है ना। आप एक खराब स्टूडेंट को जो 40% लाया है उसको 70 के सामने रख दो, तो 70 का आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा, अगर क्लास में सब लोग ना 30 लाए हैं और एक बंदा 50 लाया है, तो हम लोग 50 वाले को बहुत ही रिवेयर करने वाले हैं, बिकॉज 50 लाया है ना पूरे क्लास के कंपैरिजन में। वही अगर सब लोग अगर 90 लाए हैं और कोई अगर 95 लाया है, तो उतना कुछ खास नहीं है ना, सॉरी, अगर मतलब अगर नोटिस कीजिए, इसमें सब लोग जो अगर 90 लाए हैं तब भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सब लोग लाए हैं। वहाँ पे एक बंदा 50 लाया बट फिर भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो 50 लाया कंपैरिजन में, है ना। दैट इज जक्सटापोजिशन, है ना, कि प्लेस 2 थिंग्स साइड बाई साइड एज अ वे ऑफ हाईलाइटिंग देयर डिफरेंसेस। Ideas, images, characters and actions are all things that can be juxtaposed with one another, ठीक है। For example, the common plot device in fairy tales such as Cinderella में ये होता है to juxtapose the good natured main character with a cruel step sibling। तो जब आप एक अच्छे नेचर के मेन कैरेक्टर को रखते हैं एक क्रूअल स्टेप सिबलिंग के साथ, तो इसका जो भाव है वो और बढ़ जाता है ना, बिकॉज यू सी इनजस्टिस हैपनिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो इसका जो इंपॉर्टेंस है, गुड नेचर है, वो और शो होता है ना। अगर सभी गुड होंगे तो एक गुड का उतना कोई खासियत नहीं रहेगा ना, है ना, वो स्पेशल नहीं है, बिकॉज सभी गुड है। बट अगर सभी के सभी डैश है और एक गुड है, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। The differences between the characters as well as a close relation to one another serve to highlight the main character's good qualities, ठीक है ना। तो जितना गुड है उससे भी ज़्यादा गुड लगने वाला है, क्योंकि सब लोग बैड हैं। नेक्स्ट है के से है कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द 2 words आर combined in order to form a poetic expression that refers to a person or thing, ठीक है ना। 2 वर्ड्स हैं, इनको कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे दे रखा है वेल रोड, है ना। ऐसे 2 वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेल रोड इज अ कैनिंग फॉर द सी, है ना। सी को हम लोग वेल रोड कह सकते हैं, क्योंकि वेल उसके ऊपर चलता है ना, वेल के लिए तो वो रोड ही है। सो हम सी को रिप्रेजेंट करते हैं वेल रोड बोल के, है ना। कैनिंग फॉर एग्जाम्पल हम लोग हवा को बोल सकते हैं बर्ड रोड, है ना। ऐसे ही जब हम 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं ताकि हम एक पोएटिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए, तो कैनिंग्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ओल्ड नॉर्स एंड ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। आजकल ये
प्रचलन में नहीं, बट बहुत ही अच्छा वे है। यू कैन यूज़ दिस इन जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा एल। एल से पहला है लाइन ब्रेक, ये तो आपको पता ही है ना। पोएट्री के बीच में हम लाइन ब्रेक देखते हैं, जैसे सोनेट में शेक्सपियर सोनेट में 4 के बाद आता है, फिर 4 के बाद आता है, फिर 4 के बाद आता है, फिर 2 के बाद तो एंड है ना। सो अ लाइन ब्रेक इज द टर्मिनेशन ऑफ वन लाइन ऑफ पोएट्री एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। या यू गेट द पॉइंट है ना। सो एक लाइन खत्म हुआ इज द टर्मिनेशन ऑफ वन लाइन ऑफ पोएट्री एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। अच्छा, सो इसे लाइन ब्रेक कहते हैं कि एक लाइन के बाद वाला ब्रेक करना। चलिए नेक्स्ट है लिटोटस। क्या होता है? लिटोटस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ये अंडरस्टेटमेंट है, जैसे हाइपरबोल है, ये उसका उल्टा है, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट इन विच अ सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली बाय नेगेटिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूएंट, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे ड्यूरिंग अ हरिकेन वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ लिटोटस। क्योंकि हरिकेन चल रहा है बाहर, है ना, और आप कह रहे हैं इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, तो बेस्ट वेदर उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है, और आपने बेस्ट वेदर को ना बोला है ना। सो ये है लिटोटस। दोबारा सुन लीजिए। लिटोटस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच अ सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली एक्सप्रेस करना, मतलब ये बोलना कि ये बेस्ट वेदर है। हरिकेन के टाइम बेस्ट वेदर बोलना, ये है आयरनिकली एक्सप्रेस किया। सो अ सेंटिमेंट इज आयरनिकली एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी। इसका जो कॉन्ट्रे क्या है? कॉन्ट्रे है ऑपोजिट आइडिया, है ना। तो आपने हरिकेन के टाइम अगर इसको बेस्ट वेदर बोला तो ये कॉन्ट्रे होगा, है ना, कॉन्ट्ररी होगा। कॉन्ट्ररी को अगर आप नेगेट करें, ना बोले, तो ये लिटोटस है, ठीक है ना। सो हरिकेन के टाइम अगर आप बोले इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, तो ये एक ओवर स्टेटमेंट भी है, सॉरी अंडरस्टेटमेंट भी है, और ये एक लिटोटस भी है, ठीक है ना, क्योंकि आप कॉन्ट्ररी को नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। would be an example of litterature implying through ironic understatement that the weather is in fact horrible. Next is logos. देखिए logos हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम दोबारा करने वाले हैं। logos rhetoric के अंदर आता है। logos stand for logic, है ना, persuasive language के अंदर ही आता है। logos along with ethos and pathos is one of the 3 modes of persuasion and rhetoric, ठीक है। logos is an argument that appeals to the audience's sense of logic or reason, है ना, जब उनका लॉजिकल माइंड को अपील करते हैं ना। आपके बातों में अगर वजन है, लॉजिक है, तो वो बात सुनेंगे, नो मैटर आप कौन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्पीकर साइट साइंटिफिक डेटा, मेथोडिकल वॉक्स थ्रू द लाइन ऑफ रीजनिंग बिहाइंड देयर आर्ग्यूमेंट और प्रिसाइसली रिकाउंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स रेलेवेंट टू द आर्ग्यूमेंट, ही और शी इज यूजिंग लोगोस। तो लोगोस है लॉजिक का यूज़ करना। वेट अभी भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एम से पहला है मेटाफर। मेटाफर आपको पता ही है, सिमिली का सिमिली जैसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय सेइंग दैट वन थिंग इज द अदर, है ना। यहाँ पे हम लाइक यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम एज यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम बोलते हैं ये इसकी जैसा है, ये है ना। सो हर मदर इज अ गॉडेस, है ना, बेसिकली ये बोलना। ओके, द कंपैरिजन in a metaphor can be stated explicitly as in the sentence love is a battlefield। तो यहाँ पे love को battlefield बोल दिया गया है ना, love is a battlefield। Other times the writer may make this equation between two things implicitly as in he was wounded by love, कि उसे love ने चोट किया है। नोटिस कीजिए ये literally नहीं लेने के लिए है, these are all figurative languages। हाँ, तो ये है मेटाफर। वहीं पे अगर सिंपली होता तो हम बोलते लव इज़ लाइक अ बैटलफील्ड, या फिर लव इज़ लाइक अ बैटलफील्ड, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं बोला, हम लोगों ने बोला लव इज़ अ बैटलफील्ड। तो जब भी ये लव इज़ अ बैटलफील्ड होगा, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ को एग्जैक्टली दूसरा चीज़ बोल रहे होंगे, तो ये मेटाफर है। और अगर हम लाइक या एज यूज़ करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा। रैदर मेटाफर्स आर figurative, they create meaning beyond the literal meanings of the words. For instance, this example are of course not saying that the love is actually a field of battle, or the person can actually get a physical injury from love. Instead, they capture on how love can be a painful struggle, even a showdown between opponents. And as many good metaphors do, through their comparison they make description more vivid, more relatable, और reveal new words of seeing the world। तो मेटाफर है, क्या करते हैं, दो चीज़ हैं, दोनों दो डिफरेंट चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीटर। तो हम तब से पढ़ रहे हैं मीटर, है ना। तो ये मीटर का मीन आर्टिकल है ना, इसके अंदर आता है आई एम या फिर स्पॉन्डियन एटसेट्रा एटसेट्रा।
So meter is a regular pattern of stressed and unstressed syllable that defines the rhythm of the poetry. These stress patterns are defined in groupings called feet, है ना, जिसे हम बोलते हैं feet, है ना. So like iambic अगर पेंटामीटर पढ़ रहे हैं तो 5 feet है ना. और ऑफ 2 और 3 सिलेबल, तो कभी कभी 2 सिलेबल का ही होता है, मोस्टली 2 सिलेबल का होता है, बट देन आपको 3 सिलेबल के भी दिख जाने वाले हैं. A pattern of unstressed syllable, for instance, is called an iamb, है ना, because unstressed पहले आता है और then stressed रहता है, तो इसे हम iamb कहते हैं. The type and number of repeating feet in each line of poetry defines the line's meter. For example, iambic pentameter is the type of meter that contains 5 iambs per line, है ना. 10 सिलेबल होते हैं, 5 iambs होते हैं और सबके सब iamb होते हैं. The prefix penta means 5, है ना, so pentameter मतलब 5 मीटर, 5 iamb, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सिलेबल. चलिए नेक्स्ट है मेटोनमी. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेटोनमी. मेटोनमी इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इज रिफर्ड टू नॉट बाई इट्स ओन नेम. हम एक पर्टिकुलर चीज़ को कॉल आउट तो कर रहे हैं बट उसके नाम से नहीं, बट इंस्टेड बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट. देखिए दोबारा सुन लीजिए, एक चीज़ है, हम इस चीज़ को पुकारने वाले हैं, नाम देने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, लेकिन इसके नाम से नहीं, किसी ऐसे चीज़ के नाम से जो इससे क्लोजली एसोसिएटेड है, इसका पार्ट नहीं है, क्लोजली एसोसिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल द वॉल स्ट्रीट प्रेफर्स लोअर टैक्सेस. यहाँ पे जब हम वॉल स्ट्रीट बोल रहे हैं, हम लिटरली वॉल स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस है. द न्यूयॉर्क सिटी स्ट्रीट दैट वाज ओरिजिनली होम टू द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टैंड्स इन फॉर और इज अ मेटोनिम फॉर द एंटायर अमेरिकन फाइनेंशियल इंडस्ट्री. तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं वॉल स्ट्रीट, व्हाट वी मीन इज अमेरिकन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है ना. सो ये एक डिफरेंस है. मेटोनिम अगर है तो ये है एक ऐसा नाम जो मतलब अगर हम इस चीज़ को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ऐसा नाम जो इससे रिलेटेड हो, मतलब रिलेटेड हो, आसपास का कहीं का हो. नेक्स्ट है मूड, है ना. द मूड ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग इज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ और इमोशनल कॉम्प्लेक्शन, ठीक है ना. In short, the array of feelings या connotation the work evokes in the reader, कि आपके अंदर वो क्या इमोशन जगाता है. Every aspect of a piece of writing can influence its mood, from the setting and the imagery to the author's word choice, tone. सब कुछ important है. Setting क्या है ये determine कर सकता है, imagery क्या है, author का word choice क्या है, tone क्या है, ये सब के सब mood में आते हैं. For instance, a story that begins, "It was dark and stormy night," will probably have an overall dark, ominous and suspenseful mood. तो ये हो गया mood. नेक्स्ट है आपका मोटिव सिंबल. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मोटिव, सिंबल एटसेट्रा में. मोटिव क्या है? मोटिव इज एन एलिमेंट और आइडिया. ये जस्ट एक आइडिया है दैट रिकर्स टू द वर्क ऑफ लिटरेचर, जो उस पूरे बुक में आता रहेगा, है ना, बार बार होता रहेगा, रिपीटेशन का होता रहेगा. दैट इज मोटिव. मोटिव्स आर ऑफन collections of related symbols have developed the central themes of the book or play, है ना. For example, one of the central themes in Romeo and Juliet is love is a paradox containing many contradictions, है ना. As a part of developing this theme, Shakespeare describes the experience of love by pairing contradictory opposite symbols next to each other. क्या है example? Throughout the play, such as night and day, है ना, contrasting है, ठीक है ना, दोनों opposite है, night and day. Moon and sun, crows and swans, all these paired symbols fall in the broader patterns of darkness light, and the broader patterns are called and that broader pattern is called motif. The motif in this case is darkness and light reinforces the theme that love is a paradox. कि love बिल्कुल paradox है ना, एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो हम paradox करते हुए समझ जाएंगे. चलिए ये हो गया आपका मोटिव. नेक्स्ट है एन, या एन करके हम लोग एंड कर लेंगे, ओ हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. एन है नरेटिव. नरेटिव इज दैट जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर स्टोरी. अ नरेटिव इज एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स होने चाहिए. टू राइटर्स डिस्क्राइबिंग द सेम सेट ऑफ इवेंट्स माइट क्राफ्ट वेरी डिफरेंट नरेटिव. दोनों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिसकी वजह से नरेटिव उनके डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ दे यूज डिफरेंट नरेटिव एलिमेंट्स सच एज टोन या फिर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. For example, an account of the American Civil War written from a perspective of a white slave owner would make a very different story narrative than if it were written from the perspective of a historian or a former slave, ठीक है ना. तो एक slave का story same event का different होगा compared to एक white slave owner का, है ना. दोनों का story narrative different होगा. चलिए ये रहा हमारा आज का सेशन. एंड तक हमारा सब कुछ हो चुका है. नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ओ से आगे चलेंगे.
चलिए 5वें लिटरेरी टर्म वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। यहीं पे हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं।